हेलो एवरीवन। ठीक है, जय सिया राम, जय महाकाल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ फिर से धुआंधार मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए और समझने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं और किन किन टॉपिक्स पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए और देखते हैं एक बार किस किस टाइप के क्वेश्चंस और किस किस टाइप के टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और बहुत अच्छे से उन्हें कंप्लीट करना है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम जबरदस्त हो जाए और आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सेक्शन ए की अगर बात करें तो उसकी क्लास हमने कल ले ली थी, यानी एमसीक्यू और 2 मार्क्स के, यानी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब बारी है क्वेश्चन 4 मार्क्स की। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। अब अगर बात करें इस क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसे बड़े ध्यान से देख लो। आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करना है और ये किस टॉपिक से रिलेट करता है, चलिए हम आपको बता देते हैं। चलो, ये वाला लेंगे, ये वाला, ये वाला। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ था? अगर आप सबने पढ़ा हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल्स टू अल्फा। आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b की वैल्यू क्या है? अल्फा है। अब यहां आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y जो होता है वो होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 - x² और अंडर रूट 1 - y²। अब ये जो आइडेंटिटी होती है ये होती है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की। अगर आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी आपको याद नहीं है तो आप पहले इन दोनों को tan में चेंज कर सकते हैं। यानी आप पहले cos इनवर्स ट्राइंगल बना के, ठीक है, ट्राइंगुलर मेथड बताया है आपको कि ऐसे ट्राइंगल बना के cos जो होता है वो होता है बेस, बेस x हो गया, नीचे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस a हो गया, तो ये आ जाएगा रूट a² माइनस x²। इस तरीके से ट्राइंगल बनाकर आप पहले उसे किस में चेंज कर सकते हैं? दोनों को tan इनवर्स में। उसके बाद आप उसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट cos इनवर्स की आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको cos इनवर्स की, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको याद है। अब इतनी आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो मैंने यहां पे अप्लाई की। तो अप्लाई करने के बाद क्या हुआ? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x, x की मल्टीप्लाई में y था जो कि y अपॉन b है, माइनस अंडर रूट 1 - x² अपॉन a² अंडर रूट 1 - y² अपॉन b² इक्वल्स टू अल्फा। इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? अल्फा। अब इतनी बात क्लियर है तो cos इनवर्स उधर जाके cos अल्फा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा xy अपॉन ए बी माइनस, यहां एलसीएम लेने से ये हो जाएगा रूट a² माइनस x² अपॉन ए, और यहां हो जाएगा रूट, एलसीएम लेने से यहां पे दोनों जगह ये हो जाएगा रूट b² माइनस y² अपॉन बी। इस a को मैंने रूट से बाहर निकाल लिया और इस b² को भी रूट से बाहर निकाल लिया। जब इस a² को अंडर रूट से बाहर निकाला जाएगा तो ये a बनेगा, और जब इस b² को निकाला जाएगा तो ये क्या बनेगा? b बनेगा। और इसकी वैल्यू आपको किसके बराबर हो गई? cos अल्फा। इसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर हो गई? cos अल्फा। अब आपको पता है दोनों का एलसीएम ए बी है, ए बी इधर डिवाइड से उधर किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये आपका बचेगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट a² माइनस x² रूट b² माइनस y² इक्वल्स टू ए बी कॉस अल्फा। क्या बनेगा ये? अंडर रूट
मतलब ये वैल्यू बन जाएगी। अब रूट एक तरफ कर लो और बाकी सब टर्म्स एक तरफ कर लो, मतलब इस पूरे माइनस को उधर ले जाके कैसा बना लो, प्लस का। इस पूरे प्लस को इधर लाके कैसा बना लो, माइनस का। तो जब आप इस तरीके से इस वाले को इधर लाएंगे और इसे उधर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो ये जो था ये था रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक्स वाई माइनस ए बी कॉस एल्फा इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस ए बी कॉस एल्फा का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इधर स्क्वायरिंग से ये रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके का टर्म बन जाएगी आपकी। अब अगर ये टर्म आपकी बन गई, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस माइनस टू ए बी टू एक्स वाई ए बी कॉस एल्फा इक्वल्स टू, इसे भी ओपन कर सकते हो आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, नहीं ये नहीं कट रहे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कट जाएगा। बाकी की जो टर्म्स बचेंगी उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साथ कर लो, बाकी टर्म्स को एक साथ कर लो, तो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो माइनस के हैं और ये भी माइनस का है, इसे उधर ले जाएंगे इसे इधर ले आएंगे, तो कुछ इस तरीके से आपका प्रूफ बन जाएगा। तो आपका प्रूफ बन जाएगा माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस एल्फा अपॉन ए बी कॉस एल्फा इक्वल्स टू ए बी कॉस एल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, ये बन जाएगा। अब ये बनेगा कैसे, मैं आपको फिर बता रहा हूं एक बार, जरा ध्यान से सुन लेना। जब आप इन दोनों को एक साथ लिखोगे तो इन दोनों के पास एक वैल्यू कॉमन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जब दोनों के पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है तो आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कर सकते हो। तो यहां तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा और यहां बचेगा वन, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा ही क्या बनेगा आपका, साइन स्क्वायर एल्फा। बाकी बची हुई टर्म आपकी ऐसे ही लिख जाएंगी और यही आपका प्रूफ है, ठीक है, यही आपसे प्रूव करा रहा है, तो आप कह सकते हो हैंस प्रूव। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा था। तो इस तरीके का क्वेश्चन बार बार आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। हाँ, इतना ज्यादा मुश्किल हो सकता है आपको नहीं दिया जाए, बट आपको इस आइडेंटिटी पर कैसे आप कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, इस आइडेंटिटी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर इस आइडेंटिटी के ऊपर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको पता होना चाहिए कि इस आइडेंटिटी को आप कैसे लिख सकते हैं। अब ये तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो, बट कोई नहीं, आप इसे एक बार दो बार तीन बार जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में ये कैसे हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। जो आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है इसमें आपसे जो प्रूफ करा रहा है, अगर आप प्रूफ को ध्यान से पढ़ो तो प्रूफ में दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। प्रूफ में क्या दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी इसने यहां कितनी बार डिफरेंशिएशन कर दिया, दो बार। यहां अगर आप ध्यान से समझे और पढ़े तो आपको पता चलेगा कि आपको यानी इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, दो बार। तो दो बार डिफरेंशिएशन के लिए पहले एक बार कर लेते हैं। अब एक बार कैसे करेंगे,
तो हम जैसे ही इस फंक्शन पे जाएंगे तो फंक्शन की पावर क्या है, n। फंक्शन की पावर n है तो पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर अंदर चलेंगे, ब्रैकेट के अंदर चल के x का करेंगे तो 1, और अंडर रूट 1 + x² में पहले रूट का करेंगे तो 1/2√1 + x²। और फिर उसके बाद पहले रूट का करा 1/2√1 + x² और फिर 1 + x² का करेंगे तो वो बचेगा 2x। क्या बचेगा वो, 2x। 2 से 2 काट दो और एलसीएम ले लो। n x प्लस √1 + x² n-1। तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद ऊपर बनेगा x प्लस √1 + x² अपॉन नीचे बनेगा √1 + x²। पैटर्न को ध्यान से नोटिस करो। अगर आप इस पैटर्न को बहुत ध्यान से देखो, मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं, ये अगर आपने समझ ली, ये आपको एक बार समझ आ गई तो समझो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम देने वाला नहीं है। तो बस इस बात को एक बार प्यार से ध्यान से समझ लो। अब यहां देखो, इसकी पावर है n-1 और यहां पे ये जो सेम वैल्यू बनी है इसकी पावर है 1। अब बेस सेम है दोनों का, तो बेस सेम है तो दोनों की पावर्स ऐड हो सकती हैं। तो मतलब n-1 में पावर 1 को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो n-1 में जब 1 पावर को ऐड करेंगे तो ये बनेगा dy/dx इक्वल्स टू n x प्लस √1 + x²। n बन जाएगा, क्यों, -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे और यहां पे बचेगा इनटू में 1/√1 + x²। अब एक बार डिफरेंशिएशन करने पे देखो क्या क्या फालतू आया। एक बार डिफरेंशिएशन करने पे एक तो ये n फालतू आ गया और एक आपका 1/√1 + x² फालतू आ गया। तो मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करने पे आपकी दो वैल्यू फालतू आ रही है, एक n और एक 1/√1 - x²। जब आपकी ये दोनों वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही हैं, ठीक है, इन दोनों वैल्यू को जब आप डबल करने जाओगे ना, मतलब डिफरेंशिएशन, तो फिर से यही दोनों वैल्यू एक्स्ट्रा आएंगी। तो मतलब इस बार फिर से n है तो एक और n आएगा तो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो पहले भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही रहेगा। अब ये फिर से फालतू आएगा तो एक और 1/रूट आएगा, तो रूट और रूट से जो है वो रूट हट जाएगा। एक पहले से रूट है, एक बार फिर से अब फालतू बचेगा। भाई एक बार डिफरेंशिएशन करने से ये बच रहा है तो इसका मतलब दोबारा डिफरेंशिएशन करने से भी तो ये बच ही जाएगा। तो एक बार और बचेगा तो मैंने उसको वापस से क्या लिख दिया, 1 + x²। ठीक है, अब ये डिवाइड से इधर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये 1 + x² d²y/dx² आ गया। अब आपकी सारी टर्म्स बन जाएंगी प्लस x dy/dx। अब आप खुद देखो, ये वैल्यू पहले से किसकी है, y की। ये वैल्यू पहले से किसकी है, y की, और साथ में n² भी बन रहा है तो ये हो गया n²y। ठीक है, ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो। तो मतलब आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे आप प्रूफ कर सकते हो। नितिन, है भाई खिलाड़ियों, कहाँ हो तुम? हर हर महादेव। आयुष भाई, हर हर महादेव। जय श्री राम। चलो, तुम जितने भी इसमें नहीं आ रहे हो, तुम्हें बता रहा हूं मैं, ठीक है, चुपचाप सबको बता दो कि आके क्लास ले ले, समझ ले क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है, बाद में वरना पेपर में ना हाथ ही हिलाते रह जाओगे, ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। तो जल्दी से आ जाओ यार, समझ लो चीजों को। ठीक है, आ रहे हैं समझा रहे हैं तो आप ही के लिए आए हैं ना, तो आओ जल्दी से यार। ऐसा तो नहीं है कि मुझे आने का बहुत ज्यादा वो था, तो आ जाओ आप भी। अब आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो थोड़ा तो आप भी कर लो। कहाँ है ये नितिन?
हाँ, एक तू ही है बस यहीं पे, बाकी देखो सब कहाँ गायब है, अब आए हैं देखो। ठीक है, जब से तो ये सारे, तुम्हें क्या लग रहा है? ठीक है, बार बार चेक करूंगा कौन तुम में से यहाँ है और कौन नहीं है। तो जितने भी तुम जा रहे हो ना, सबकी खाट खड़ी कर दूंगा मैं। समझ लो क्वेश्चन कैसे होंगे या कैसे नहीं। इतने ज्यादा प्रो नहीं हो तुम, तो चुप आके समझ लो कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। हाँ ठीक है, लोधी मैं समझ गया तो यही है, बाकी सबको तो मैंने देख लेना है। देख, इकलौता लोधी है जो यहीं पे है, बाकी ये अब आए हैं। कहाँ ये खिलाड़ियां? हाँ, नितिन अब हाथ जोड़ रहा ना, नितिन तो अभी नितिन, चलो भाई। अब समझ लो, मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का है। तो मतलब आपका एक क्वेश्चन कहां से आ सकता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, या फिर कह सकते हो प्रूफ्स से। मैंने आपको बताया है ना कि प्रूफ के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देख लो, ठीक है, एक एक्सरसाइज है जिसमें आपके प्रूफ के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो ये क्वेश्चंस प्रूफ वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इसका मतलब जो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना, आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं। हाँ, जय श्री राम। तो प्रूफ के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपको बहुत अच्छे से वो पढ़ने और समझने हैं कि सिंगल डिफरेंशिएशन के हो या डबल डिफरेंशिएशन के हो, कि किस तरीके से हम इनके प्रूफ कर सकते हैं। इसी टाइप के और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। जैसे एक प्रूफ का क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से बनता है कि y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कह देते हैं प्रूफ करो कि वन प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और एंड में बचता है प्लस माइनस टू, इक्वल्स टू में टू का है, ये रहा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, तो आप में से अगर ट्राई करना चाहते हो तो इस वाले क्वेश्चन को जरूर एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को जरूर ट्राई कर लेना कि इस वाले क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी आपके पूछा जा सकता है। चलो, इसी में फिर आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखोगे तो नाइन्थ में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है मॉड्यूलस का। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि मॉड्यूलस के क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब बार बार आईएससी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, जो भी है, उसमें बार बार इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो चलो एक बार जल्दी से इसे डिस्कस कर लेते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को आखिर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इस वाले क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। उसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है -1 से 2 मॉड्यूलस एक्स क्यूब माइनस एक्स डीएक्स। अब इसी तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तब आप क्या करेंगे? तो जो भी मॉड्यूलस के अंदर है उसे किसके बराबर रख लो? जीरो के। उसे किसके बराबर रख लो? जीरो के। अब यहां से एक्स कॉमन लो, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो। अब एक बार एक्स को जीरो के बराबर रख लो और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस वन को। अब माइनस का वन उधर जाके प्लस का वन हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो उधर हो जाएगा प्लस माइनस वन। तो मतलब यहां से x की तीन वैल्यू आ रही है। एक x की वैल्यू जीरो आ रही है, एक प्लस वन आ रही है और एक साथ में माइनस वन। तो इन्हीं तीन वैल्यूओं पे आप चिड़िया उड़ा के देखो। तो मतलब क्या है? जीरो पे उड़ा, -1 पे उड़ानी है ना एक तो। चलो, इसे थोड़ा सा लंबा करके इधर -1 कर लो। -1, जीरो और वन, इन्हीं तीनों पे आप चिड़िया उड़ा दो। अब आपको समझाएं, राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। इसी तरीके से समझाएं आपको कि राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव रहती है और फिर साइन चेंज करते चलो। एक एक करके आपको हर एक साइन को धीरे धीरे क्या कर लेना है? चेंज कर लेना है। अब आपको जाना कहां से कहां था? आपको जाना है -1 से 2 तक। तो -1 तो यहीं पे एक्चुअली, और 2 कहीं यहां होगा।
अब इस -1 से 2 तक जाने के लिए देखो कितना संघर्ष है। -1 से पहले कहां जाना पड़ेगा? 0। और कैसा फंक्शन को लेके? प्लस का। मतलब मुझे -1 से पहले तो 0 पे रुकना पड़ रहा है, और उस वक्त x³ माइनस एक्स जो है वो प्लस का है। कैसा है वो? प्लस का। ठीक है। उसके बाद 0 से कहां जाना पड़ेगा? 1 तक। उस वक्त माइनस का है। तो जब मैं इसे 0 से 1 तक लेकर गया, उस वक्त ये माइनस का था। अब 1 से फिर कहां लेके जाना पड़ेगा? 2 पे। तो जब मैं इसे 1 से 2 लेके गया, एंड मुझे 2 पे करना है ना, मुझे 2 तक जाना है, तब ये कैसा था? प्लस का। तो मतलब मेरा 3 जगह पे टूट गया। पहले मुझे -1 से 0 रुकना पड़ा, और -1 से 0 रुकते वक्त फंक्शन कैसा था? प्लस का था। फिर मुझे 0 से 1 जाना पड़ा, तो 0 से 1 जाते वक्त फंक्शन कैसा था? माइनस का। और 1 से 2 जाते वक्त प्लस का। इस तरीके से मुझे 3 जगह इसे ब्रेक करना पड़ा। तो मॉड्यूलस का जो ब्रेक है वो 3 जगह हो गया। इन तीनों जगह पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, इन तीनों प्लेसेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल रहा है क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन सेम है, बस हमने मॉड्यूलस को सॉल्व किया है। अब मॉड्यूलस सॉल्व होने के बाद आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। माइनस हटाना चाहते हो तो लिमिट को पलट देना। अगर आप इस नेगेटिव साइन को हटाना चाहते हैं तो आप लिमिट को चेंज कर सकते हो। बाकी अगर नहीं हटाना चाहते आप ऐसे ही कर सकते हो। तो इंटीग्रेट कर दो, x³ का x की पावर 4/4 माइनस x का x²/2। और यहाँ पे अपर लिमिट 0 है और लोअर लिमिट -1 है। फिर ये माइनस का है, x³ की पावर 4/4 माइनस x²/2। हाँ, अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 है, और फिर प्लस, इसमें इंटीग्रेशन कर लो, x की पावर 4/4 माइनस x²/2। और यहां पे वैल्यू 2 से कहां तक हो गई? 1 तक। इस तरीके से आप देखोगे तो हमने मॉड्यूलस को ब्रेक कर लिया। अब मॉड्यूलस को अगर ब्रेक कर लिया तो यहां मॉड्यूलस को ब्रेक करने के बाद आप सॉल्व कर सकते हो इंटीग्रेट करके। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसे सॉल्व कर लेना। इसका आंसर आपका 11/4 होना चाहिए। इसका आंसर कितना आना चाहिए सॉल्व करके? 11/4। अब आप सॉल्यूशन कर सकते हो, बस आपका अब एक छोटा सा काम रह गया है कि आपको करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस तरीके से देखो, तो मॉड्यूलस जरूरी नहीं है। कई बार बहुत ज्यादा पॉइंटों पे ब्रेक हो जाता है, जैसे यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट बन गए। अब 4 नंबर में इतना इजी क्वेश्चन तो आपको देगा नहीं, तो अगर 3 पॉइंट पे ब्रेक करा रहा है तो बनता है, ठीक है, इतना तो बनता भी है आखिरकार उसका। चलो, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो मॉड्यूलस का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब आ जाते हैं यहां क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 4 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे अगर मैं बताऊं तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ के समझ सकते हो तो थोड़ा सा समझो। जरा एक बार पढ़ के कोशिश करो ये समझने की कि बेस थ्योरम का ये क्वेश्चन कैसे हुआ। अ स्टूडेंट आंसर अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब एक बच्चा है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है, ठीक है, आंसर करना चाहता है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जिसके 5 ऑप्शंस है। यानी मल्टीपल चॉइस भी ऐसा है जिसके कितने ऑप्शंस है? टोटल 5 ऑप्शंस है, ऑफ विच एग्जैक्टली वन इज करेक्ट। अब सबको ही पता है मल्टीपल चॉइस है तो एक ही करेक्ट होगा, ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा करेक्ट हो जाएंगे। द प्रोबेबिलिटी ही नोज द करेक्ट आंसर इज 1/5। प्रोबेबिलिटी के उसे आंसर पता है, करेक्ट आंसर उसकी 1/5 है। इफ ही डज नॉट नो द करेक्ट आंसर ही रैंडमली टिक्स वन आंसर गिवन दैट ही हैज आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली। इस बात को जरा और गौर फरमाओ इस बात पे। बेबी को बेस पसंद है, जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। चलो जी, अब यहां अगर इसको बात को बहुत गौर से पढ़ो तो लिखा हुआ है गिवन दैट ही हैज आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली। गिवन का मतलब है उसने हमें दिया है कि उसने जो जवाब दिया एक्चुअल में वो क्या था? सही जवाब। अब आप बताओ, आप पेपर में जा रहे हो और आपको
देखो एक चीज तो मैंने क्लियर कर दी थी कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन दिया जाता है, इसका मतलब समझ जाना वो बेस का क्वेश्चन है। इसका मतलब समझ जाना सीधा सीधा वो किसका क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन में बेस थ्योरम अप्लाई करनी है। अब आपको यह समझना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दो केसेस आपके देखो, ई तो सीधा सीधा हो गया, ही आंसर्ड करेक्टली, जो गिवन है वो ई होता है, ही आंसर्ड करेक्टली। अब आपको क्या नहीं पता, भाई देखो, एज अ टीचर अगर आपको यह बात पता है कि उसने आंसर क्या दिया, करेक्ट, तो एज अ टीचर आपको क्या बात नहीं पता, तो मेन हमें यह नहीं पता कि जो उसने आंसर सही दिया वो उसे आता था या उसने तुक्का मारा। भाई या तो उसे वो आंसर आता था या उसने क्या मार दिया, तुक्का मार दिया। यही तो चांसेस हो सकते हैं भाई, या तो उसे आंसर पता हो या फिर वो क्या मारे, तुक्का मारे। तो मतलब क्या है, इवेंट्स जो हो जाएंगे, इवन हो जाएगा ही नोज द आंसर, और ई टू इवेंट हो जाएगा ही गेसेस, ही गेसेस द आंसर। या तो उसे आंसर पता है या फिर उसने क्या मार दिया, तुक्का मार दिया। अब दोनों केसों में आपको जरूरत है प्रोबेबिलिटीज की। अब उन पे ध्यान दो जरा। अगर आपको इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इवन कह रहा है ही नोज द आंसर, उसे आंसर पता था। कहां गया, हाँ, ही नोज द आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है क्वेश्चन में, 1/5। चलो, E2 है ही गैसेस। अब उसे अगर 1/5 चांसेस ऐसे हैं जिसमें उसे आंसर पता है, तो इसका मतलब 4/5 केसेस ऐसे हैं जिसमें वो तुक्का मारता है। भाई अगर 1/5 ऐसे केसेस हैं जिसमें उसको आंसर मालूम है, इसका मतलब 4/5 केस ऐसे रहे होंगे, पांच में से एक केस में आंसर मालूम है उसे, तो पांच में से चार केस ऐसे रहेंगे ना जिसमें वो तुक्का मारेगा। अब आप क्वेश्चन तो छोड़ के आओगे नहीं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है आपके पेपर में, तो आप क्वेश्चन तो छोड़ने वाले हो नहीं। तो इसका मतलब पांच में से अगर आपको एक आंसर आता है, तो बाकी चार आप क्या मारोगे, तुक्का। अब बहुत से यहाँ पे हमारे खिलाड़ी बैठे होंगे जो कहेंगे चीटिंग कर लूंगा मैं तो, ठीक है, तुक्का क्यों मारना है, चीटिंग कर लो। सही बात है, अब उसका भी गलत हो तो, हाँ, यही तो नहीं सोचते तुम। चलो, अब दो वैल्यू और चाहिए, ई बाई ई वन भी चाहिए और ई बाई ई टू भी चाहिए, ई बाई ई वन भी चाहिए और ई बाई ई टू भी। अब मेरी बात को जरा गौर से पढ़ो। ई वन कह रहा है ही आंसर्ड करेक्टली, और ई कहता है ही, हाँ, ई वन कह रहा है ही नोज द आंसर, और फिर कह रहा है ही आंसर्ड करेक्टली। अगर उसे आंसर पता है तो वो सही आंसर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, उसे आंसर पता है और वो सही आंसर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। 100% श्योर है ना। आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर बिल्कुल सही ही दोगे, गलत तो आंसर नहीं बताओगे ना आप उसका। इसका मतलब उसे आंसर आता है, उसको आंसर आने के बाद सही देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 1 हो जाएगी। अब बात अगर ई बाई ई टू की करें, तो ई टू कह रहा है ही गैसेस, उसने तुक्का मारा, और तुक्का मारने से उसका आंसर क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है, तुक्का मारने से उसका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। अब बताओ जरा, अगर वो तुक्का मार के आंसर सही करेगा तो क्या चांसेस होंगे। हाँ भाई, तुक्का मार के आंसर सही करने के क्या चांसेस होंगे। आप एक बात बताओ, अल्टरनेटिव्स कितने थे, 5। अब मैं आपको कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन है, उसके 5 ऑप्शंस है, आप इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को टिक करते हो। सपोज आप ए टिक कर रहे हो, आपने एक ऑप्शन चूज किया, कितने ऑप्शंस में से, 5 में से। तो आपके तुक्के मारने का क्या हो गया कि आपने 5 में से एक का तुक्का मारा, इसी को कहते हैं 1/5। भाई उसने आंसर सही दे दिया तुक्का मार के, इसका मतलब है उसने ऑप्शन सही वाला ही टिक करा है ना। सही वाला ऑप्शन एक है कितने ऑप्शंस में से,
5 में से, इसीलिए E/E2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5। अब अगर ये 1/5 हो जाएगी, अब आप बेस थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, बेस थ्योरम देख लो किसके हिसाब से मांगी है। ही डिड नॉट टिक द आंसर रैंडमली, उसने टिक आंसर रैंडम नहीं करा, मतलब उसको आंसर पता था E1 के हिसाब से। E1/E मांगा है आपसे, ऊपर सारे E1 की प्रोबेबिलिटी PE/E1, और नीचे सबकी, E1 वालों की भी और E2 वालों की भी। ऊपर प्रोबेबिलिटी सिर्फ E1 वालों की और नीचे दोनों की, E1 वालों की भी और E2 वालों की भी। अब चारों वैल्यू मैंने आपको ये लिख के ऑलरेडी दे दी है, बस आपका काम रह गया अब इन पे टिक करना, 1 2 3 4। अब ये चारों वैल्यू मैंने आपको दिया, आपका काम रह गया बस इसे पुट करना। अब इसे पुट कर लो, पुट करने से हिमांशु कुमार सिंह, क्या हाल बा सर जी? एकदम बढ़िया। हिमांशु कुमार जी एकदम बढ़िया है, आप बताइएगा। ठीक है आप, जय श्री कृष्णा जय श्री राम। तो मेरा गलत हो गया हिमांशु जी आपका। हिमांशु जी, कौन सा आप ऑप्शन गलत कर दिए हो आप? ठीक है, क्या क्वेश्चन गलत कर दिए हो? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, और इस तरीके से आपको बेस थ्योरम के क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ था, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन दिया था बेस थ्योरम से भी। तो इस तरीके से कर लो ताकि आप इजीली उसे कर पाओ। चलो, तो ये बात यहां पे मुझे समझ आती है कि PE1 और PE2 की प्रोबेबिलिटीज ऐसे निकलेंगी, और ये मेरे केसेस बनेंगे। चलो, अब बात आती है 6 नंबर वाले क्वेश्चंस की। और आप सबको पता है, अब देखो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है तो इतनी आसानी से तो सॉल्व होगा नहीं। चलो, पहले कह रहा है फाइंड ए इनवर्स, जबकि ए दे रखी है। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूं, ठीक है, एक रंगीन सी दुनिया में। यहां पहले ना मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या दी हुई है उसको लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए दी हुई है 1 2 0 -2 -1 माइनस। ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 0 -2, -2 के बाद -1 -2 0 -1 1। ये एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको। चलो, आपसे इसका इनवर्स मांगा है। आपसे इसका क्या मांगा है? इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए चलो मैं आपको इनवर्स का फॉर्मूला भी लिख देता हूं। इनवर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ती है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब इस फॉर्मूले के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो डिटर्मिनेंट और साथ ही साथ आपको एडजॉइंट चाहिए। तो चलो पहले एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स ले लेते हैं। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। चलो, इन सारी वैल्यूज को जरा ले लेते हैं एक बार। जब आपको C11 चाहिए, इसे और इसे काट दो। इसे और इसे काटने के बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1, और ये बनेगा -2। तो -1 और -2 टोटल हो जाएंगे -3। क्या हो जाएगा इसका टोटल? -3। अब C12 यानी सेकेंड एलिमेंट, तो ये कट -2 की मल्टीप्लाई 1 में और 0 की -2 में, और बीच में माइनस। तो -2 की 1 में मल्टीप्लाई -2 ही आंसर बनेगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होके तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो -2। तीसरा एलिमेंट ये है, ये काट दो ये काट दो। -2 की इसमें करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, -2 की -1 में 2, और 0 की इसमें तो 0 ही हो जाएगा, तो आंसर 2 बनेगा। इस वाले पोजीशन वाले एलिमेंट को देख लेते हैं। 2 की 1 में 2, इसकी इसमें 0, तो यहां पे कितना बनेगा?
टू बनेगा। C22 निकाल लेते हैं, ये कट ये कट, इसकी इसमें तो वन की वन में वन ही बनेगी क्योंकि जीरो का तो फर्क पड़ेगा नहीं। इसे निकाल लेते हैं, ये कट, इसकी इसमें वन बनेगी क्योंकि जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये निकाल लेते हैं, ये कट, टू, जीरो से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये बनेगी -4। अब ये कट और ये कट, इसे निकालने के लिए -2, और जीरो से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो -2। और C33 निकालने के लिए ये कट, इसकी इसमें -1 और प्लस के 4, -1 प्लस के 4 प्लस के 3। अब आपको पता है, अगर आप कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हो, तो ये चार प्लेसेस ऐसे हैं जिनके साइन चेंज करने हैं आपको। कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए चार प्लेसेस जिनके साइन चेंज करने हैं, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। अब याद करो, मैंने आपको पढ़ाते हुए भी ये बात बताई थी कि दो माइनस के बनते हैं और दो कैसे बनते हैं, प्लस के। यानी बोर्ड में ज्यादातर वही क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनमें दो वैल्यू माइनस की बनती है और दो वैल्यू प्लस की। ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट जनरली ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर ऐसा ही निकलता है। अब नीचे आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो ए का, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए वन लोगे और उसके साथ ये वाला एलिमेंट -3 रख दोगे, और उसके बाद माइनस का 2 लोगे, और ये कट उसके बाद आप माइनस का 2 रख दोगे, और जीरो के साथ तो कोई वैल्यू रख के कोई फायदा नहीं है, बट वैसे 2 आती है। चलो, तो इसे कैलकुलेट कर लो, -3 + 4 जो कि टोटल 1 है। तो मतलब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 आ गई। कोफैक्टर से आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लो। ठीक है, आपके कमेंट जस्ट हम पढ़ेंगे, एक सेकंड बस। अच्छा क्वेश्चन है तो एक बार इसको डिस्कस करके फिर पढ़ते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे तो जितने भी सारे कोफैक्टर्स हैं इनको सारों को एक साथ लिख लो, -3 +2 2 -2 1 -1 -4 2 3। अब एडजॉइंट बनाने के लिए इसका ट्रांसपोज किया जाता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट बन जाएगा -3 2 2 -2 1 -1, और रो को इधर कॉलम बना देंगे तो -4 2 3। ऐसे। अब ए इनवर्स हो जाएगा, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर लो, तो डिटर्मिनेंट 1 है उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यही ए इनवर्स हो गया, 2 1 2 2 -1 3। अब आपने ए इनवर्स निकाल दिया, यानी पहला पार्ट पूरा कर दिया आपने। ठीक है, 6 नंबर वाले इजी हैं जी, बिल्कुल 6 नंबर वाले इजी ही आते हैं, क्योंकि चलो जी, क्लास 10 सीबीएसई का सैंपल पेपर भी करा देंगे, उनका अभी वैसे एग्जाम थोड़ा दूर है, बट करा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करा देंगे जी। एसके जी बिल्कुल करा देंगे। ठीक है, क्लास 10th का ही करा देंगे अगली बार, बस तैयार रहना है, सारे लोगों को इकट्ठे तैयार रहना है, बाकी क्लास 10th का करा देंगे। चलो, ए इनवर्स निकाल लिया आपने, ए इनवर्स की आपको पता चल गई कि कुछ वैल्यू ये आ रही है। अब फिर वापस चलते हैं जरा क्वेश्चन में पढ़ने के लिए, पहला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया ना, तो अब देखते हैं और क्या मांगा है आपसे। और कह रहा है इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, जो कि ऑलरेडी इसी पैटर्न पे दी हुई है। अब आपको पता है इक्वेशन से अगर बनाते हैं, ठीक है, चलो मैं आपको फिर से समझाता हूं। हाँ, ये वैल्यू देख लेता हूं, 10 8 7, 10 8 7। आप जब भी किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करते हो तो फॉर्म बनती है ए एक्स बराबर बी। उसमें एक्स निकालने के लिए आपको ए इनवर्स की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ती है, बी से। अभी ए इनवर्स तो आपने अभी अभी निकाला है ना, तो ए इनवर्स यहां आ जाएगा, और बी की वैल्यू मैंने अभी अभी देखी थी 10 8 और 7, जो इक्वल्स टू में दिया होता है। ठीक है, जो भी इक्वेशन के इक्वल्स टू में दिया हुआ होता है वो मैट्रिक्स बी होती है, वो मैट्रिक्स क्या होती है, बी। अब आपको बस ए इनवर्स की जरूरत है, जो कि हमने अभी अभी निकाला है, -3 -2 -4 2 1 2, -3 -2 -4 2 1 2।
और 2 1 2 के बाद 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ये तो एक्स वाई जेड नाम की मैट्रिक्स है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 प्लस -16 और माइनस के 28, -30 -16 माइनस के 28। देख लेना कहीं हमने कैलकुलेशन में कोई गलती ना की हो। ठीक है, हाँ, चल इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेना, इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेना। फिर यहाँ पे जो बनेगी एक्स की वैल्यू होगी ये वाली वाई की और ये वाली जेड की, और आपका आंसर हो जाएगा। आपको वैल्यू मिल जाएंगी किस किस की, एक्स की, वाई की और जेड की। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का है, कोई बात नहीं, डिफरेंशियल का क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, डिफरेंशियल का हो कुछ भी हो, क्वेश्चन तो सारे ही कराने हैं। चलो अब देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल का और इंटीग्रेशन के चॉइस में दिए हुए हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन डिफरेंशियल का है और नीचे वाला इंटीग्रेशन का। ऊपर वाला डिफरेंशियल और नीचे वाला इंटीग्रेशन का है। कितना बचा है पेपर में भाई, ओ भाई, चलो कराते हैं इसको भी कंप्लीट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, देख लो कैसे कैसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, उसी हिसाब से करा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशियल का क्वेश्चन है तो। C33 - 5 आएगा, बिल्कुल हो सकता है C33 -5 आ रहा हो, मैंने देखा नहीं है अभी, तो देख लेंगे C33 कितना आ रहा है। ठीक है, दोबारा कैलकुलेशन वो चेक कर लेना कैलकुलेशन, हो सकता है जल्दी जल्दी में मैंने कहीं ना कहीं एक आध वैल्यू मिस्टेक कर दी हो, तो वो आप चेक कर लेना। अब अगर बात करें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने की किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो ये इजी क्वेश्चन है, बस जस्ट आपको इसे समझना है। देखो, अच्छा, इस क्वेश्चन में dx को इधर ले आओ, dy के नीचे, और 1 + x² को इधर ले जाओ। तो जब आप ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू tan 1 x माइनस वाई अपॉन 1 + x²। एलसीएम ब्रेक कर लेना, जब आप एलसीएम को ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा tan 1 x अपॉन 1 + x² माइनस वाई अपॉन 1 + x²। एलसीएम ब्रेक करने के बाद जो ये माइनस वाई है उसे उठा के इधर dy/dx की तरफ ले आना, तो ये जो माइनस वाई है dy/dx की तरफ आके प्लस का वाई बन जाएगा, dy/dx प्लस वाई अपॉन 1 + x²। tan 1 x अपॉन 1 + x²। अब ये जो क्वेश्चन बन गया, ये आपका बताएं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्म पे बन गया, यानी लीनियर इक्वेशन बन गई। इस लीनियर इक्वेशन में होता क्या है, इस लीनियर इक्वेशन में ये जो y के साथ वाली वैल्यू है इसको p मानते हैं, तो p हो गया 1/1 + x², और जो इक्वल्स टू से उधर लिखा है उसे q, तो q हो गया tan 1 x अपॉन 1 + दो स्टेप में क्वेश्चन करना होता है। स्टेप 1 होता है इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, और वो निकलता है e की पावर में p के इंटीग्रेशन से। p क्या है, 1/1 + x² है ना, इसके इंटीग्रेशन से। अब यहां 1 को 1 का स्क्वायर मान सकते हो, तो ये हो जाएगा e की पावर में tan 1 x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर में tan 1 x। अब स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 में y की मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx, इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो e की पावर tan 1 x आ गया ना आपका, और यहां भी e की पावर tan 1 x इंटू tan 1 x अपॉन 1 + x² dx। यहां तक आ गई गाड़ी। अब अगर आपकी गाड़ी सही सलामत यहां तक आ जाती है tan 1 x तक, बोथ आर इजी। नितिन,
नितिन अगर दोनों इजी हैं तो चल इंटीग्रेशन वाला जो नीचे वाला क्वेश्चन है करके लाना, कल चेक कर लूंगा। ठीक है, अगर नितिन ये दोनों ही इजी है तो करके ले आना है नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो नितिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये करके लाना, कल चेक करके बताता हूं। चल, अब e की पावर टेन इनवर्स वाले क्वेश्चन में अब यहां पे आप आके अटक गए, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, इसको e की पावर टेन इनवर्स x है ना, इसको सब्स्टिट्यूशन के लिए y मान सकते हो या t मान लो। तो बाकी की चीजें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना हो। ठीक है, बाकी फिर मैं आपको आगे चीजें बताता हूं क्या करते हैं आप इसमें। हटा दो, चलो आप यहां पे आ गए ना, y इंटू ई की पावर टेन इनवर्स x इक्वल्स टू ई की पावर टेन इनवर्स x इंटू टेन इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें है क्या कि जो टेन इनवर्स x है ना उसको आप t मान लो, ताकि वन अपॉन इसका डिफरेंशिएशन कर लो, भाई t तो इसीलिए माना जाता है। तो ये जो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx है ना, इस पूरे को गायब करके आप dt लिख सकते हो। इस पूरे को गायब करके आप क्या लिख सकते हो, dt। मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन करा रहा हूं, इसे आपने t माना है, इसे भी t माना है, और ये क्या हो गया dt। अब इसमें आप आइलेट लगा सकते हो, इसे फर्स्ट मान के और इसे सेकंड। आइलेट लगाते ही आंसर हो जाएगा e की पावर t इंटू ई की पावर t इंटू टी माइनस ई की पावर t प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा e की पावर t। ठीक है, तो लेफ्ट साइड ये ऐसे ही लिख देना, ऐसी की ऐसी y इंटू ई की पावर टेन इनवर्स x। देखो आपके डिफरेंशियल जिन्होंने नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं। ठीक है, आइलेट आई नो, आइलेट आप को अगर नहीं आती है तो आपको आइलेट बता दिया जाएगा क्या होता है, बट उसके अलावा बाकी सारी चीजें देखो अगर आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से बाकी सारी चीजें आप कर सकते हो। इजी क्वेश्चंस हैं आई नो, बट आपको समझने हैं पहले, तो बड़े ध्यान से समझना। चलो इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो ये एओडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि एक स्फेयर के अंदर है। यानी एक सिलेंडर है जो कि किसके अंदर है, स्फेयर के। तो ये रहा स्फेयर और इसके अंदर मैंने बना दिया एक सिलेंडर। बना दिया स्फेयर के अंदर एक सिलेंडर। इसकी कुछ रीडिंग्स मार्क की मैंने आपको एक जनरली बात बताता हूं उसको समझना। कभी भी स्फेयर के अंदर सिलेंडर होता है तो उसकी हाइट आधी होती है, तो ये h/2 होगा। रेडियस को क्या मान लिया, r, और इस वाली रेडियस को कैपिटल R, क्योंकि ये स्फेयर की है। आप अगर वहां ध्यान से देखो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ATI है। ATI क्या होता है कृष्णा, ATI क्या होता है। अगर आप यहां देखो तो पाइथागोरस लगा सकते हो, कैपिटल R का स्क्वायर इक्वल्स टू h/2 का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब आपको जो मैक्सिमम करना था ना वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को करना था, तो मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ही डिफरेंशिएशन करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बट अगर आप देखो तो यहाँ दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल की वैल्यू यहां से निकाल लो, इस पूरे को इधर ले आओ, एच स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो छोटे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वॉल्यूम को v मान लो, तो हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई फोर, और बाहर एच आ जाएगा, एच मल्टीप्लाई में अंदर चला जाएगा, आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाई फोर। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो एच के रेस्पेक्ट में, अब वेरिएबल एक ही रह गया एच, फाइव।
आर स्क्वायर माइनस 3h² अपॉन 4। आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, एच का 1 हो गया, एच क्यूब का 3h² हो गया और अपॉन में 4 एज इट इज रहेगा। अब आपने अगर इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, अब आप इसे 0 के बराबर रख सकते हैं। तो अगर आप इसे 0 के बराबर रखेंगे तो आपके जो आर की वैल्यू है वो आ जाएगी √3h/2। यानी h की वैल्यू यहां से अगर निकालोगे तो ये 2r/√3 आएगी। h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2r/√3। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना और कर देना पुट इन फर्स्ट। सही दिख रहा है ये वाला कलर? गुड इवनिंग ब्रेन बूस्टर, गुड इवनिंग। वैसे आपकी गुड इवनिंग थोड़ी लेट नहीं हो रही है? हैं? अब जाके, हाँ, अब जाके याद आया है? ठीक है, गुड इवनिंग का अब याद आ रहा है। कृष्णा जी, एओडी, एओडी नहीं आता? अगर कृष्णा जी आपको एओडी नहीं आता है तो बता दीजिए। कैसे कराना है, कब कराना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, बट आपको एओडी जरूर करा देंगे। ठीक है, दिख रहा है। तो पुट इन फर्स्ट की बात करें तो जब आप एच की वैल्यू को यहां पे रखोगे इसमें, तो आपकी आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, h²/4 था ना? हाँ, तो h²/4 की वैल्यू अगर यहां से रखते तो आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कैलकुलेट करोगे तो r/2√3 यही आनी चाहिए। चलो यही आएगी। अब डबल डिफरेंशिएशन करके देख लो कि मैक्सिमम है या नहीं है। तो जब आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे यहां से, ठीक है, जिसका एक बार हो चुका, पाई कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा और ये -6h/4। अब अगर आप देखो तो ये लेस देन 0 बन रहा है, लेस देन 0 बन रहा है तो मैक्सिमम होगा। और आपसे क्वेश्चन यही कह रहा है कि मैक्सिमम होना चाहिए, यही कहा है क्वेश्चन ने कि ये क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो एक्चुअल में हमने इसे मैक्सिमम प्रूव कर दिया। तो 6 नंबर का क्वेश्चन, अब देखो, एनालाइजेशन बहुत बारीकी से करना, बहुत ध्यान से करना। आपको महसूस होगा 6 नंबर के जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, वो जनरली किन किन चैप्टर्स से हैं? आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, ठीक है, या फिर कह सकते हो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। तो कुल मिला के अगर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को छोड़ दूं ना, तो बाकी के जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो तीनों कैलकुलस के अंदर है। तीनों लॉन्ग किससे आ रहे हैं? कैलकुलस से। 6 तिया 18, 18 नंबर सीधा एक सेक्शन में है। इसीलिए कहा जाता है कि कैलकुलस को छोड़ के जाना बेवकूफी है। ठीक है, तो कैलकुलस को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से उसे पढ़ के जाना है। कैलकुलस को अगर गलती से छोड़कर चले गए ना, तो पूरा का पूरा नाश हो जाएगा पेपर का। ठीक है, जो बढ़िया स्कोर है वो बढ़िया स्कोर नहीं होगा। चलो, तो कैलकुलस जरूर पढ़ना भाई। अब देखो एक क्वेश्चन, अब एक 4 नंबर का क्वेश्चन आप प्रोबेबिलिटी से पहले कर चुके। अच्छा वैसे हाँ, क्योंकि ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो एक्चुअल में लास्ट ईयर ये टॉपिक आपका आ रहा था। इस साल इस टॉपिक की थोड़े से चांसेस है नहीं, तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट कटता ही मानो। ठीक है, बट फिर भी आपको मैं बताता हूं कि अगर आप करते तो कैसे करते। इजी क्वेश्चन है। एक तो हमेशा ये बात रखना, याद रखना, टेबल में इन सब का सम 1 होता है। यानी P प्लस 0.3 प्लस Q प्लस 0.1, इसकी टोटल वैल्यू 1 होगी। तो यहां से P प्लस Q की एक इक्वेशन आ जाएगी 0.4, 0.6। एक तो ये बात। दूसरी बात क्या याद रखना? दूसरी ये याद रखना, क्वेश्चन ने कहा है ई एक्स की वैल्यू 2 है।
यानी जब इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई ना 1 की p से, p बना, प्लस 2 की इससे हुई तो 0.6 बना, प्लस 3 की इससे हुई तो 3 क्यू बना, प्लस 4 की इससे हुई तो 0.4 बना, इनका सम 2 है। मतलब मल्टीप्लाई करके, अगर बिना मल्टीप्लाई के जोड़ोगे तो सम 1 होता है, और मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हो तो क्वेश्चन ने कहा है मल्टीप्लाई करके जोड़ने से सम कितना होगा, 2 होगा। तो 0 से 0.4 उधर चला जाएगा 0.1, तो यहां से पता चलेगा p प्लस 3q की वैल्यू जो है वो 1 है, और p प्लस q की जो वैल्यू है वो 0.6 है। कैलकुलेशन कर लेना, p से p कट जाएगा, 2q की वैल्यू 0.4 आ रही है, तो मतलब q की वैल्यू 0.2 आएगी, और अगर q की वैल्यू 0.2 है तो p की वैल्यू 0.4 होगी। आपसे यही मांगे थे फाइंड p एंड q, यही मांगे थे ना आपसे फाइंड p एंड q। तो दो इक्वेशन बना ली और उन दोनों इक्वेशंस को एक एक करके सॉल्व कर लिया, एक एक करके सॉल्व करके मतलब एलिमिनेशन मेथड लगा लिया एक्चुअल में, तो वहां से हमें p और q दोनों की वैल्यू मिल गई। अब x ग्रेटर देन 2 के लिए मांग रहा है, तो x 2 से बड़ा कब है, तो x 2 से बड़ा एक तो 3 पर है और एक 4 पर, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए अगर इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 के लिए एक तो q आ रहा है, और ग्रेटर देन 2 के लिए एक बार 4 भी आ रहा है जिसका क्या 0.1 है, q की वैल्यू देख लो वहां से 0.2 है, तो 0.2 प्लस 0.1, तो ग्रेटर देन 2 के लिए टोटल 0.3 बन रहा है। दो से ज्यादा के लिए, तो दो से ज्यादा के लिए ये आ रहे थे ना दोनों, एक तो दो से ज्यादा के लिए क्यों आ रहा था, एक 4 आ रहा था, इन दोनों को ले लिया, तो 3 का 2 से ज्यादा के लिए क्यों था और 0.1 था, 3 और 4 की वैल्यू थी जिन पे क्यों और 0.1 था। इस तरीके से आपके ज्यादातर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है भैया, स्काई ब्लू वाला पेन यूज मत करो, थोड़ा कम दिख रहा है। ओके, धन्यवाद आपका बताने के लिए, बिल्कुल आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, स्काई ब्लू वाले पेन को कम यूज किया जाएगा। वैसे मैं जनरली देख रहा था तो स्काई ब्लू वाला जब तो ठीक लग रहा था, कम दिख रहा है तो चलो नहीं यूज करेंगे। अब आपने कह दिया कम दिख रहा है तो बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एक बात ये पता चल गई अब, तो यहां से एक बात ये पता चल गई कि इस तरीके के आपके जनरली जनरली इस तरीके के क्वेश्चन आपके ज्यादा आ रहे हैं। अब अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं, तो सेक्शन बी में शुरू के तो हम सेक्शन बी और सी में चॉइस है, तो आप जो भी चूज करना चाहे कर सकते हैं। ज्यादातर सेक्शन सी चूज करते हैं लोग। ठीक है, तो इसमें भी मेनली आप लॉन्ग क्वेश्चन देख लो, मेन तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं। ये रहे देखिए, दो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आ रहा है रिग्रेशन ऑफ लाइन से, एक आपका एलपीपी से आ रहा है। एलपीपी में भी चॉइस है, एक आपका इक्वेशंस दी हुई है, ये रही 3 इक्वेशन दे रखी हैं, 3 इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है, या तो ये 3 इक्वेशन वाला कर सकते हो आप, या फिर यहां से इक्वेशन बना सकते हो, यहां से शायद दो ही बनेंगे इस वाले क्वेश्चन से। एलपीपी तो आई होप आपकी अच्छी होगी, और जिसकी एलपीपी अच्छी नहीं है तो मैंने आपको एक वन शॉट डाली हुई है, उसे जाके आप एक बार देख लो, वहां से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्लस हाँ, एक और अच्छी बात कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है, बाई चांस कोई भी टॉपिक आपको नहीं आता है, तो सबकी वन शॉट आपको मिल जाएंगी। 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास की क्लास है, एक क्लास लो और एक चैप्टर खत्म। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे, नहीं आपसे हो रहे हैं, तो एक बार उस वन शॉट को देख लो कंप्लीट, उस वन शॉट को देख के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, आपका पूरा कंप्लीट 100% खत्म हो जाएगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये लाइन ऑफ रिग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी ध्यान से देख लेना किस तरीके से आ रहा है। तो यहां वैसे ज्यादातर सारी चीजें आपको दी हुई है, मीन वेरिएंस सारी चीजें आपको दी हुई है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको क्या अप्लाई करना है, फॉर्मूला। एक रिलेशन आपको शायद यहां से मिल जाएगा, देखो आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन चाहिए ना, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या है, मतलब आपको आर चाहिए, तो आर मिलेगा आपको, आर मिलेगा बी एक्स वाई की मल्टीप्लाई बी एक्स वाई से।
बी, ये गलत कर दिया मैंने, रुको। आर आपको मिलेगा बी एक्स वाई की मल्टीप्लाई बी वाई एक्स से, यहां से आपको आर मिलेगा। अब आपको ये दोनों आपको चाहिए, इन दोनों को निकालने के लिए एक आपको इक्वेशन दे रखी है, एक तो इसमें से आ जाएगा, और दूसरा निकालने के लिए इक्वेशन किस किस की है, मैथ्स की और इंग्लिश की है, जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, और एवरेज स्कोर जो रहता है और वेरिएंस जो रहता है, दूसरा यहां से आ जाएगा, वेरिएंस दिया हुआ है आपको, दूसरा यहां से आ जाएगा 9/16 से। ठीक है, तो आपको दोनों मिल जाएंगे, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, दोनों आपको फॉर्मूला लगा के निकालने हैं, इनके फॉर्मूला लगा के निकाल लेना। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। भैया सेक्शन सी मत कराओ, ओनली सेक्शन ए कराओ। बिल्कुल, आई होप, मुझे भी पता है सेक्शन सी नहीं कराना है, सेक्शन सी ज्यादातर लोगों को आता है, इसलिए मैं जनरल जनरल बातें बस आपको बताई हैं कि कैसे कैसे आप सेक्शन सी कर सकते हो, किस तरीके से आप उसे पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सेक्शन सी की चीजें तो मेरे हिसाब से आप सब देख सकते हो कि सेक्शन सी किस तरीके से आता है, जनरली किस टाइप के उसमें क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप सेक्शन सी खुद भी पढ़ सकते हो, इतना ज्यादा मुश्किल ये आपका नहीं होगा। तो ये तो आपका बहुत इजी होने वाला है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत रहती है किसी चैप्टर में किसी बात की या कुछ भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और अब बताओ क्या हाल चाल है? अब तक तो क्लास थी लगातार। ठीक है, अब बताओ, अब कमेंट सेक्शन देख लेते हैं एक बार, क्या चल रहा है लोगों का। जरा हाजिरी लगाना, कौन कौन मौजूद है। हाँ भाई, हाजिरी लगा दो एक बार, कौन कौन मौजूद है, जरा देख तो लूं मैं, पता तो चले कौन कौन है। चलो भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन कौन अवेलेबल है। हाँ भाई, बताओ कौन कौन है, बता नहीं रहे हो खिलाड़ियों। चलो भाई। अच्छा, लोधी ऑन टॉप। अच्छा, कृष्णा जी भी प्रेजेंट है, एस के नितिन। अरे एक बात बताओ लोधी, तू कितनी आईडी से आता है भाई लोधी? ट्रू वर्ड्स। पंकज एब्सेंट है। अब अरे नितिन, पंकज है कहाँ? इसे भी रुक जाओ, इसे भी देखेंगे जरा। चलो ठीक है। तो आई होप, देखो मेन जो है इसमें इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता दूं, इसमें आपके मेन यही दो तीन सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी और सी। मतलब सेक्शन ए कुल मिला के अगर आपके पेपर के हिसाब से कहें तो सेक्शन ए, तो सेक्शन ए अगर आपने पूरा कर लिया ना, सेक्शन ए ही मेन है। अगर आप उसको समझ गए कि उसको एनालाइज कर गए कि क्वेश्चन कैसे कैसे और कहां से आते हैं, तो मान लो समझ लो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट सैंपल पेपर कल स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, फिर से एक और सैंपल पेपर मतलब प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे किया जा सकता है और कैसे कैसे हो जाएगा। ओहो कृष्णा जी, ये पंकज हैं। मैं जब भी कहूँ आजकल कृष्णा जी बड़े, अरे किसकी कॉल आ गया? हेलो, प्रणाम। हाँ पंडित जी। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल 100%, बिल्कुल पूरी तरीके से वो देखा जाएगा, बट पूरा 100% तरीके से कर जाओ फिर तो। वो मैं बता दूंगा, भेज देना। ठीक है, वो मैं करके भेज, ठीक ठीक। चलो हाँ, मतलब जो भी आए। चलो, जो भी है, जो भी चीजें हैं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। कोई ना, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, पूछ जाना। ना ना, अलग वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, दोनों में बहुत फर्क है।
हाँ, चलो ठीक है, मैं करूंगा आपसे, हैं पंडित जी? मैं जरा लाइव हूँ, आपसे करूंगा बात। हाँ, ओके पंडित जी। चलो, तो हाँ, हम आपको बता रहे थे, तो आधे लोग तो भाग गए होंगे। हैं खिलाड़ी, हो अब भी मौजूद हो या चले गए, निकल लिए? भगने की बड़ी जल्दी रहती है वैसे। गेम ओवर? अच्छा, पंकज सुधर जा, कब मानेगा? हैं? सुधर जा, सुधर जा। मान, ठीक है। चलो ठीक है, आज की लाइव इतनी ही रखते हैं, यही खत्म करते हैं। अब कल कल वाले पेपर के साथ मिलेंगे, और थोड़ा सा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो यार। ठीक है तो ठीक है यार, पंकज की भी जिंदगी है यार, वो भी मजे लेगा नहीं लेगा? है, कब तक पंकज ऐसे ही रहेगा? ठीक है, चलो तो फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखना। जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा।